बी.एड नोट्स विभिन्न राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। बी.एड नोट्स विभिन्न राज्यों राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। यह वीडियो बी.एड प्रथम वर्ष के छात्रों को शीर्षक में दिए गए अध्याय को समझने में मदद के लिए बनाया गया है। कृपया शेयर, लाइक और कमेंट करें। राणा क्लासेस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एनईपी 1986 भारत की एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण शिक्षा नीति थी, जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार करना था। यह नीति विशेष रूप से शिक्षा के समान अवसर, गुणवत्ता में सुधार, समावेशिता और राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदमों की दिशा में बनाई गई थी। यह नीति भारत सरकार द्वारा तैयार की गई थी और इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में दीर्घकालिक सुधार करना था। यह नीति 1968 की शिक्षा नीति के आधार पर तैयार की गई, लेकिन 1986 में इसे नई दिशा और नई दृष्टि के साथ लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। इस नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को आम आदमी तक पहुंचाना था, विशेषकर गरीबों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं तक। शिक्षा को समाज के हर वर्ग के लिए सुलभ बनाना था। गुणवत्ता में सुधार। एनईपी 1986 का प्रमुख लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना था, ताकि छात्र न केवल ज्ञान प्राप्त कर सकें बल्कि उनका समग्र विकास हो सके। इसके लिए नई शिक्षण विधियों, संसाधनों की गुणवत्ता और शिक्षक प्रशिक्षण को भी बेहतर किया गया। सभी के लिए शिक्षा नीति का एक प्रमुख उद्देश्य था कि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाए, विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा, ताकि वे किसी भी सामाजिक या आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित न रहें। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा। शिक्षा के उद्देश्य में कौशल आधारित शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का समावेश किया गया, ताकि छात्रों को रोजगार योग्य कौशल प्राप्त हो सके। एक प्रारंभिक और प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। सभी के लिए शिक्षा। एनईपी 1986 ने प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया और यह सुनिश्चित किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले। प्रारंभिक शिक्षा का महत्व प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक शिक्षा को एक मजबूत आधार माना गया। यह नीति शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में थी। शिक्षा में समानता, विशेष रूप से महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। 2. माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा में सुधार। एनईपी 1986 ने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार की सिफारिश की। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 को सुधारने के लिए विशेष ध्यान दिया गया, ताकि विद्यार्थियों को विविध और व्यावसायिक शिक्षा मिल सके। कौशल विकास। यह नीति कौशल आधारित शिक्षा पर जोर देती है, ताकि छात्र उच्च शिक्षा के लिए तैयार हो सकें और साथ ही उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें। शिक्षा का विस्तार। आयोग ने कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा के विस्तार पर भी जोर दिया, ताकि सभी बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सुलभ हो। 3. उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। विश्वविद्यालयों का सुधार। एनईपी 1986 ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता सुधारने की सिफारिश की। उच्च शिक्षा में अनुसंधान, वैज्ञानिक नवाचार और प्रोफेशन शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता जताई गई। स्वायत्तता और स्वतंत्रता। उच्च शिक्षा संस्थानों को अपनी स्वायत्तता और विकास के लिए प्रोत्साहित किया गया। विश्वविद्यालयों को अधिक स्वतंत्रता दी गई ताकि वे नई तकनीकों और शिक्षण पद्धतियों को अपनाकर शिक्षा में सुधार कर सकें। दूरस्थ शिक्षा। आयोग ने दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया, ताकि छात्र दूरी और समय की सीमा के बावजूद अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। 4. शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर एजुकेशन।
शिक्षक की भूमिका। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षक का प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण माना गया। एनईपी 1986 ने शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने की सिफारिश की ताकि शिक्षक सही शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकें। शिक्षकों की स्वीकृति और मान्यता। आयोग ने सिफारिश की कि शिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे शिक्षा के नवीनतम तरीकों से अवगत हो सकें। शिक्षक शिक्षा संस्थान। शिक्षक शिक्षा संस्थानों में सुधार करने की आवश्यकता जताई गई ताकि शिक्षक अधिक सक्षम और योग्य बन सकें। 5. सभी के लिए समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। सामाजिक समावेशन। एनईपी 1986 ने समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने पर जोर दिया। विशेष ध्यान वंचित वर्गों, महिलाओं और निम्न आय वर्गों के लिए था। समान अवसर की दिशा में कदम। नीति में यह सुनिश्चित किया गया कि गरीबों, दलितों और अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होगा। 6. कौशल शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। कौशल आधारित शिक्षा। एनईपी 1986 ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में कौशल आधारित शिक्षा को शामिल करने की सिफारिश की। यह कदम विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए था। प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। इसके माध्यम से छात्र तकनीकी और कला संबंधी क्षेत्र में दक्षता प्राप्त कर सकते थे। 7. भाषा नीति, लैंग्वेज पॉलिसी। भाषा का विविधता में सम्मान। एनईपी 1986 ने भारतीय भाषाओं के महत्व को स्वीकार किया और शिक्षा में 3 भाषा प्रणाली का पालन करने का सुझाव दिया। इसमें मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई। भाषाई विविधता। नीति में यह स्पष्ट किया गया कि भाषा के विविध रूपों को सम्मान दिया जाए और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए। 8. शिक्षा में तकनीकी और विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। एनईपी 1986 में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया ताकि भारत में वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान को बढ़ावा मिले। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और शिक्षा को वैश्विक मानकों से जोड़ने की आवश्यकता जताई गई। निष्कर्ष। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव दिया। इसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय शिक्षा प्रणाली को समान, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में कई कदम उठाए गए। इस नीति ने व्यावसायिक शिक्षा, महिला शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा और सभी वर्गों के लिए समान अवसर पर जोर दिया। एनईपी 1986 ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में स्थापित किया और इसके माध्यम से समाज की सामाजिक और आर्थिक उन्नति की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव किए। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली भारत में एक ऐसा ढांचा है जिसे 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 के तहत स्थापित किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य भारतीय शिक्षा को एक निश्चित दिशा में सुधारना और उसे देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास से जोड़ना था। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के सार्वभौमिकरण, गुणवत्ता में सुधार और देश भर में समान अवसर सुनिश्चित करना था। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य। शिक्षा में समानता। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि देश के हर कोने में, चाहे वह ग्रामीण इलाका हो या शहरी क्षेत्र, हर बच्चे को समान अवसर प्राप्त हो। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एनईपी 1986 के तहत राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया। इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षा के स्तर को उच्च और मानक बनाए रखा जाए ताकि बच्चे समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सकें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें। व्यावसायिक शिक्षा का समावेश। इस प्रणाली के तहत
शिक्षा में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया गया ताकि छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। विशेष रूप से कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया ताकि छात्रों को उद्योगों और व्यावसायिक क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार किया जा सके। सामाजिक समावेशन, यह प्रणाली सभी वर्गों, खासकर महिलाओं, दलितों, आदिवासी समुदाय और कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों को समान अवसर देने पर केंद्रित थी। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं। 3 स्तरीय शिक्षा प्रणाली, 3 टियर एजुकेशन सिस्टम। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में 3 प्रमुख स्तरीय शिक्षा को लागू किया गया है। प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, यह शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक होती है और इसमें बच्चों को मूलभूत ज्ञान दिया जाता है। माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन, यह कक्षा 6 से कक्षा 10 तक होती है और इसमें छात्रों को विविध विषयों में शिक्षा दी जाती है। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, यह कक्षा 11 से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक होती है। इसमें छात्रों को विशेषीकृत शिक्षा और विभिन्न कोर्सेज का अवसर मिलता है। रूपरेखा और पाठ्यक्रम में सुधार। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में एक समन्वित पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को बढ़ावा दिया गया ताकि बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इसके तहत मानविकी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला जैसे विषयों के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया गया। भाषा नीति। मूल भाषा का महत्व। भारतीय शिक्षा प्रणाली में बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने का समर्थन किया गया। 3 भाषा प्रणाली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा प्रणाली को बढ़ावा दिया गया, जिसमें बच्चों को अपनी मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करनी होती है। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे भाषाई विविधता से परिचित हों और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद की क्षमता मिले। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के लाभ। समान अवसर। यह प्रणाली हर बच्चे को समान शिक्षा देने का अवसर देती है, चाहे वह किसी भी आर्थिक वर्ग या भौगोलिक क्षेत्र से हो। गुणवत्ता में सुधार। यह प्रणाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में कार्य करती है। इसके तहत नवीनतम शिक्षण पद्धतियों और शिक्षा तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। समाज में सुधार। शिक्षा के माध्यम से समानता, समाज में समावेशिता और संस्कार की भावना को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे देश में सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। व्यावसायिक कौशल। बच्चों को कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा का अवसर मिलने से उन्हें जीवन में रोजगार के अवसर मिलते हैं। राष्ट्र निर्माण। यह प्रणाली बच्चों को समाज के प्रति जिम्मेदारी और देश के प्रति प्रेम से अवगत कराती है ताकि वे राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के चुनौतियां। विकसित और अविकसित क्षेत्रों में असमानता। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर अभी भी मौजूद है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की स्थिति सुधारने की जरूरत है। शिक्षक प्रशिक्षण की कमी। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में अभी भी काफी सुधार की आवश्यकता है ताकि शिक्षक बेहतर तरीके से बच्चों को आधुनिक शिक्षा पद्धतियों से अवगत करवा सकें। आधुनिक संसाधनों की कमी। दूरदराज क्षेत्रों में अभी भी आधुनिक तकनीकी संसाधनों का अभाव है, जिससे डिजिटल शिक्षा का लाभ हर बच्चे तक नहीं पहुंच पाता। सामाजिक और आर्थिक भेदभाव। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली ने सामाजिक समावेशिता पर जोर दिया है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के कारण बच्चों को समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। निष्कर्ष। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली भारतीय समाज में शिक्षा के माध्यम से समग्र बदलाव और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। इसके द्वारा समाज में समानता, सामाजिक समावेशिता और रोजगार योग्य शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन यह प्रणाली बच्चों को समाज के जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। समानता के लिए शिक्षा।
समानता के लिए शिक्षा एक ऐसी अवधारणा है जो शिक्षा के माध्यम से समाज में समान अवसरों और समान अधिकारों की स्थापना का लक्ष्य रखती है। इसका उद्देश्य सभी वर्गों, जातियों, लिंगों, धर्मों और क्षेत्रों के बीच भेदभाव को समाप्त करना है, ताकि हर व्यक्ति को समान शिक्षा प्राप्त हो सके। यह विचारधारा यह मानती है कि शिक्षा समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में, जहां सामाजिक भेदभाव, जातिवाद, लिंग भेदभाव और आर्थिक असमानताएं प्रचलित हैं, शिक्षा को समानता का मुख्य उपकरण मानकर इसकी दिशा में कई योजनाओं और नीतियों को लागू किया गया है। निष्कर्ष: राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली भारतीय समानता के लिए शिक्षा का उद्देश्य सभी के लिए समान अवसर शिक्षा को इस रूप में लागू करना कि यह सभी को समान अवसर प्रदान करे, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इसका उद्देश्य यह है कि हर बच्चे को शिक्षा का समान अधिकार मिले और वह किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त हो। सामाजिक न्याय की प्राप्ति समानता के लिए शिक्षा का लक्ष्य है समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना करना, जिससे समाज के वंचित वर्ग जैसे दलित, आदिवासी, महिलाएं और निम्न वर्ग के लोग समान अधिकारों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें। भेदभाव का उन्मूलन: यह शिक्षा व्यवस्था समाज में व्याप्त जातिवाद, लिंग भेदभाव और धार्मिक असहिष्णुता को समाप्त करने में सहायक है। यह हर व्यक्ति को समान सम्मान और अधिकार देने के लिए प्रेरित करती है। सशक्तिकरण और जागरूकता: समानता के लिए शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को जागरूक करना और उन्हें यह समझाना है कि वे किसी भी भेदभाव के पात्र नहीं हैं। यह महिलाओं और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में भी काम करता है। समाज में समावेशिता: यह शिक्षा प्रणाली समाज के सभी वर्गों को शामिल करने की प्रक्रिया है, ताकि कोई भी व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित न रहे। समानता के लिए शिक्षा के महत्वपूर्ण तत्व: प्रारंभिक शिक्षा का महत्व: समानता के लिए शिक्षा की शुरुआत प्रारंभिक शिक्षा से होती है। बालकों को समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, जैसे मिड डे मील योजना और अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा कानून। लिंग समानता: शिक्षा को लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। महिलाएं अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसरों की हकदार हैं और उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता। जातिवाद का उन्मूलन: भारत में जातिवाद और जातीय भेदभाव की लंबी परंपरा रही है। समानता के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जातिवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। इसके लिए सरकार ने आरक्षित सीटें और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दलितों और आदिवासियों को शिक्षा का समान अवसर दिया है। आर्थिक समानता: गरीबों और निम्न आय वर्ग के बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने के लिए मुफ्त शिक्षा, वजीफा और स्कॉलरशिप योजनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे बच्चों को किसी भी आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित नहीं किया जाता। सामाजिक समावेशन: समानता के लिए शिक्षा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर वर्ग के बच्चे, चाहे वे आर्थिक रूप से कमजोर हों या समाज में हाशिए पर रहते हों, उन्हें समान शिक्षा प्राप्त हो। भारत में समानता के लिए शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएं और नीतियां: सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन: भारतीय सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा को सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य बनाने का लक्ष्य रखा है। राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यह कानून सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए विशेष रूप से मददगार साबित हो रहा है। मिड डे मील योजना: सरकार ने मिड डे मील योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य बच्चों को न केवल खाना प्रदान करना है, बल्कि यह योजना शिक्षा को प्रोत्साहित करने का भी एक तरीका है। खासकर गरीब बच्चों के लिए यह योजना बहुत फायदेमंद साबित हो रही है,
क्योंकि यह बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। महिला शिक्षा को बढ़ावा। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, राष्ट्रीय महिला शिक्षा नीति और महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा का समान अधिकार प्रदान करना है। आरक्षित श्रेणियों के लिए शिक्षा। आरक्षित वर्गों स्केड्यूल्ड कास्ट्स, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स ओबीसीज के बच्चों के लिए आरक्षित सीटें और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। समानता के लिए शिक्षा का समाज पर प्रभाव। भेदभाव की समाप्ति। समानता के लिए शिक्षा समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करने में मदद करती है। यह जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर होने वाले भेदभाव को दूर करने का प्रयास करती है। सामाजिक एकता और भाईचारे का निर्माण। जब समाज के हर वर्ग को समान शिक्षा का अवसर मिलता है तो यह समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। सशक्तिकरण। शिक्षा से समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर महिलाएं और आदिवासी लोग सशक्त होते हैं। उन्हें स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और समाज में बराबरी का स्थान मिलता है। रोजगार और आर्थिक अवसर। जब हर व्यक्ति को समान शिक्षा मिलती है तो वे आर्थिक और सामाजिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और समाज की समग्र स्थिति में सुधार होता है। निष्कर्ष। समानता के लिए शिक्षा केवल एक नीति या योजना नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय प्रदान करना है। सभी को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने से समाज में समानता, समावेशिता और सामाजिक न्याय की भावना का विस्तार होता है। यह शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राष्ट्र के समग्र विकास और सशक्त समाज की दिशा में एक ठोस कदम है। राममूर्ति रिपोर्ट 1990। राममूर्ति रिपोर्ट 1990। राममूर्ति रिपोर्ट, जिसे उच्च शिक्षा आयोग की रिपोर्ट भी कहा जाता है, 1990 में डॉक्टर राममूर्ति की अध्यक्षता में प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में सुधार लाना और उसे गुणवत्तापूर्ण और समाज की जरूरतों के अनुसार बनाना था। रिपोर्ट ने उच्च शिक्षा की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण किया और इसके सुधार के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण सिफारिशें की। इस रिपोर्ट ने भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के संरचना, नीति और प्रबंधन में सुधार की दिशा में कई कदम सुझाए, जो भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक थे। राममूर्ति रिपोर्ट का प्रमुख उद्देश्य उच्च शिक्षा के सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाना, उच्च शिक्षा के विकास के लिए सिफारिशों को प्रस्तुत करना ताकि शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता, समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षा में व्यावसायिक दृष्टिकोण और आधुनिक तकनीक को शामिल करना ताकि छात्रों को रोजगार योग्य बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके। समाज के कमजोर वर्गों और प्रारंभिक शिक्षा के बुनियादी स्तर से जुड़ी समस्याओं को हल करना। राममूर्ति रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें। 1. उच्च शिक्षा का उद्देश्य। राममूर्ति रिपोर्ट ने उच्च शिक्षा के मूल उद्देश्य को स्पष्ट किया, जिसमें विद्यार्थियों को केवल ज्ञान नहीं दिया जाए, बल्कि उन्हें समाज के प्रति जिम्मेदारी, समानता और सामाजिक न्याय के प्रति जागरूक भी किया जाए। रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय विकास और समाज की जरूरतों से जोड़ा जाए ताकि छात्रों को रोजगार की संभावनाएं मिल सकें और वे सक्षम नागरिक बनें। 2. प्रशासन और प्रबंधन में सुधार। रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वायत्तता, ऑटोनॉमी बढ़ाई जाए और संस्थानों को रचनात्मक और सशक्त बनाने के लिए उन्हें वित्तीय स्वायत्तता दी जाए।
साथ ही शिक्षा के प्रबंधन को समय की जरूरतों के अनुरूप सुधारने की सिफारिश की गई। 3. नए पाठ्यक्रम का गठन। राममूर्ति रिपोर्ट ने यह सिफारिश की कि उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में समकालीन विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी कौशल को प्रमुख रूप से शामिल किया जाए। इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान और मानविकी ह्यूमैनिटीज को भी पाठ्यक्रम में समान महत्व देने का सुझाव दिया गया ताकि छात्र अपने समाज और संस्कृति के प्रति जागरूक हो सकें। राममूर्ति रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें। 1. उच्च शिक्षा का उद्देश्य। राममूर्ति रिपोर्ट ने उच्च शिक्षा के मूल 4 शिक्षकों का प्रशिक्षण और विकास। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का प्रशिक्षण और उनकी निरंतर शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की सिफारिश की गई ताकि शिक्षक आधुनिक शिक्षण विधियों से परिचित हो सकें और वे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। 5. वित्तीय सहायता और संसाधन। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि उच्च शिक्षा संस्थानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए ताकि वे अपनी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से चला सकें और प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में नवाचार ला सकें। इसके साथ ही निजी निवेश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की भी बात की गई ताकि संस्थानों में विकास हो सके। 6. अनुसंधान और नवाचार। राममूर्ति रिपोर्ट ने अनुसंधान और नवाचार रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कहा ताकि भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी पहचान बना सकें। रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि संस्थान वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विशेष संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना करें। 4. शिक्षकों का प्रशिक्षण और विकास। रिपोर्ट में 7. शिक्षा में व्यावसायिक दृष्टिकोण। राममूर्ति रिपोर्ट ने यह सिफारिश की कि उच्च शिक्षा में व्यावसायिक दृष्टिकोण को शामिल किया जाए ताकि छात्र रोजगार के लिए तैयार हो सकें। इसके लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, वाणिज्य, विधि आदि को बढ़ावा दिया जाए और छात्रों को उन क्षेत्रों में कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए जिनमें बाजार की मांग हो। 8. समाज के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा। राममूर्ति रिपोर्ट में विशेष रूप से दलित, आदिवासी, महिलाओं और गरीब वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके लिए वित्तीय सहायता, विधिक प्रोत्साहन और आरक्षित सीटों का सुझाव दिया गया ताकि इन वर्गों को उच्च शिक्षा के समान अवसर मिल सकें। 9. विविधता और समावेशिता। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई कि उच्च शिक्षा संस्थान में विविधता और समावेशिता डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जाए ताकि सभी जाति, धर्म, लिंग और वर्ग के लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। अल्पसंख्यक समुदायों और विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएं। 10. शिक्षा के निजीकरण की दिशा। राममूर्ति रिपोर्ट ने यह भी सिफारिश की कि भारतीय उच्च शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन यह पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में हो ताकि शिक्षा के गुणवत्ता में गिरावट न आए। इस तरह के निजीकरण से उच्च शिक्षा संस्थान और संसाधनों में वृद्धि हो सकती है। राममूर्ति रिपोर्ट के प्रभाव। राममूर्ति रिपोर्ट ने भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलावों की दिशा निर्धारित की। हालांकि रिपोर्ट की सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं की जा सकीं, फिर भी इसने भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने और समाज के सभी वर्गों को शिक्षा से जोड़ने के प्रयासों को प्रेरित किया। वित्तीय सुधार। रिपोर्ट ने शिक्षा में निजी निवेश और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर दिया, जिससे बाद में उच्च शिक्षा में निवेश और प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ा। शिक्षकों के प्रशिक्षण। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया और इसके परिणामस्वरूप शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और शैक्षिक सुधारों की शुरुआत हुई। समावेशी शिक्षा। विशेष वर्गों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने की दिशा में सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की। निष्कर्ष। राममूर्ति रिपोर्ट 1990 भारतीय उच्च शिक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई।
इसने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक सुधारों की सिफारिश की जो आज भी भारतीय शिक्षा नीति को प्रभावित करती हैं। रिपोर्ट का उद्देश्य था कि भारतीय उच्च शिक्षा को समाज की जरूरतों और आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक हो सके। 1992 का कार्यक्रम प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 यह दस्तावेज भारत में जनसंख्या नीति और जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित एक महत्वपूर्ण नीति दस्तावेज था। इसे भारत सरकार ने 1992 में लागू किया था ताकि देश की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके और सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। इसे अक्सर 1992 की जनसंख्या नीति भी कहा जाता है। पृष्ठभूमि: भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर 20वीं सदी के अंत तक काफी अधिक हो गई थी। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 84 करोड़ के पार हो चुकी थी। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ा। इस स्थिति को सुधारने के लिए भारत सरकार ने 1992 में एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया, जिसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन (POA) 1992 कहा गया। मुख्य उद्देश्य: जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करना, प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट को घटाना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा और जागरूकता फैलाना। प्रमुख बिंदु: 1. जनसंख्या नीति में बदलाव। परिवार कल्याण कार्यक्रम को सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण से हटाकर स्वास्थ्य सेवा और महिला सशक्तिकरण से जोड़ा गया। टॉप डाउन अप्रोच केंद्र से निर्देश की जगह बॉटम अप अप्रोच स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजना अपनाई गई। 2. महिला सशक्तिकरण। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने पर जोर। बाल विवाह को रोकने और महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की रक्षा करने के उपाय। 3. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत बनाना। गर्भनिरोधक साधनों की सहज उपलब्धता। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को घटाने के लक्ष्य। 4. शिक्षा और जनजागरूकता। जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी विषयों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना। जनसंख्या स्थिरीकरण पर मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान। मुख्य उद्देश्य: जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करना, प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट को घटाना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा और जागरूकता फैलाना। प्रमुख बिंदु: 1. लक्ष्य टारगेट्स। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट को घटाकर प्रतिस्थापन स्तर रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी पर लाना, 2.1 बच्चे प्रति महिला। IMR इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट को कम करना। MMR मैटरनल मोर्टैलिटी रेट को कम करना। 2020 तक जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में अग्रसर होना। महत्व: 1992 का यह कार्यक्रम भारत में जनसंख्या नीति के क्षेत्र में एक बड़ी पहल थी। इसने बाद में बनी नीतियों जैसे कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की नींव रखी। आलोचना: कुछ आलोचकों ने कहा कि यह नीति पर्याप्त रूप से लागू नहीं की गई। राज्यों के बीच असमान प्रगति देखी गई। कुछ क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया गया। निष्कर्ष: प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 भारत में जनसंख्या और विकास के संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज रहा। इसने जनसंख्या नियंत्रण को एक समग्र दृष्टिकोण से देखने की सोच को बढ़ावा दिया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और भागीदारी जैसे आयाम शामिल किए गए। 2.3 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005
वन नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल करिकुलम फॉर्मवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ भारत में स्कूली शिक्षा के लिए एक दिशानिर्देशक दस्तावेज है जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसर्ट द्वारा तैयार किया गया था। एनसीएफ 2005 भारत में शिक्षा के क्षेत्र में चौथी बार तैयार की गई रूपरेखा है। इससे पहले यह 1975, 1988 और 2000 में बनाई जा चुकी थी। एनसीएफ 2005 की आवश्यकता। 1. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। एनसीएफ 2000 में कई खामियां थीं, जैसे शिक्षा का बोझ, रटन प्रणाली, विषयों का बोझ आदि। छात्रों में रचनात्मकता, तार्किकता और आलोचनात्मक सोच का अभाव पाया गया। इसलिए एक नई रूपरेखा की आवश्यकता महसूस की गई जो सीखने की प्रक्रिया को सरल, रुचिकर और सार्थक बनाए। 2. सीखने का बोझ कम करना। छात्रों पर अत्यधिक होमवर्क, परीक्षा का दबाव और पाठ्यक्रम का बोझ था। इस बोझ को कम करने और शिक्षण को बोझमुक्त, बर्डन फ्री बनाने के लिए एनसीएफ 2005 आवश्यक थी। 3. बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। पुरानी शिक्षा प्रणाली में छात्र केवल जानकारी ग्रहण करने वाले थे। एनसीएफ 2005 में बच्चों को शिक्षा की केंद्र बिंदु बनाने की आवश्यकता महसूस की गई, जहां वे स्वयं अनुभव से सीख सकें। 2.3 4 स्थानीयता और विविधता का समावेश। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एकरूप पाठ्यचर्या उपयुक्त नहीं थी। एनसीएफ 2005 में स्थानीय भाषा, संस्कृति और सामाजिक संदर्भों को पाठ्यचर्या में शामिल करने की आवश्यकता थी। 5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1992 में संशोधित के उद्देश्यों को लागू करना। एनईपी 1986 ने शिक्षा में समानता, गुणवत्ता और सार्वभौमिक पहुंच की बात की थी, जिसे एनसीएफ 2005 के जरिए धरातल पर लाना आवश्यक था। 6. आधुनिक समय की चुनौतियां। वैश्वीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संकट, सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को शिक्षा से जोड़ना जरूरी हो गया था। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ 2005। 1. शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना। बच्चों की जिज्ञासा और सोचने की क्षमता को विकसित करना। शिक्षा को बच्चों के अनुभव और परिवेश से जोड़ना। 2. सीखने का बोझ कम करना। पाठ्य पुस्तकों को हल्का, रोचक और प्रयोगात्मक बनाना। छात्रों को अनावश्यक रटने से मुक्त करना। 3. सक्रिय और रचनात्मक शिक्षण को बढ़ावा देना। केवल शिक्षक द्वारा पढ़ाने के बजाय बच्चों की सक्रिय भागीदारी से शिक्षा देना। प्रोजेक्ट वर्क, समूह गतिविधियां, प्रयोग और चर्चा के माध्यम से शिक्षण को रचनात्मक बनाना। 4. बहुभाषिकता को बढ़ावा देना। मातृभाषा, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी की समुचित भूमिका को सुनिश्चित करना। भाषा के माध्यम से सोचने और समझने की क्षमता का विकास करना। 5. समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। विकलांग, वंचित और पिछड़े वर्गों के बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। विशेष
प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।